नमस्कार दोस्तों, आज फिर मुखातिब होने का, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। अपन मध्यकालीन भारतीय इतिहास का थर्ड पार्ट मोहम्मद गोरी के बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले मेरा चैनल है स्पेरो स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो बेल आइकन बनाए उसको दबाएं ताकि आपको जो मैं प्रत्येक वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन आराम से आ सके। पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही आए और उसके बाद वीडियो को देखने के बाद पूरे अंत तक वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद वीडियो को लाइक करें। और आपको अगर पसंद नहीं आए तो उस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और पसंद नहीं आने का कारण है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलो अपन बिना टाइम खराब के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। चलो इसके बाद थोड़ी सी पहले इसका इतिहास देखते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में इसके आक्रमण और फिर इसके जो कार्य हैं वो, और फिर इसकी लास्ट में मृत्यु। तो इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये जो गोरी शब्द है ये मोहम्मद गोरी खुद अफगानिस्तान के अंदर एक प्रांत है गोर प्रांत। उस गोर प्रांत से संबंधित होने के कारण इनका नाम गोरी पड़ा गया। और इस गोर प्रांत की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी गजनी। जो पहले अपने पढ़ा था मोहम्मद गजनी, जो गजनी का राजा हुआ करता था, वही जो अगला शासक है गोरी, मोहम्मद गोरी, वो। अब ये तो था इसका इतिहास छोटा सा, कहां से था, अफगानिस्तान से था और गोर प्रांत से संबंधित था, इसीलिए इसको गोरी कहा जाता है। और गोर प्रांत की जो राजधानी थी वो गजनी हुआ करती थी। अब इनके आक्रमण के बारे में बात करें तो आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण इसने भारत पर किया था। तो वो आक्रमण किया था इसने सबसे पहले 1175 एडी के अंदर, 1175 एडी के अंदर वो किया था मुल्तान पर आक्रमण करता है। इसमें इसकी विजय हो जाती है और इसको जीत लेता है। ये इसका पहला आक्रमण था भारत पर। और ये दूसरा आक्रमण भारत पर करता है तो वो करता है 1178 के अंदर, 1178 के अंदर 1178, और वो करता है गुजरात पर। गुजरात, उस समय गुजरात की राजधानी हुआ करती थी अनिल पाटन, और गुजरात पर इसकी राजधानी अनिल पाटन। और इसके जो राजा थे वो थे भीम सेकंड या फिर मूलराज सेकंड। इसके राजा मूलराज सेकंड हुआ करते थे, और या फिर ये मूलराज सेकंड या भीम सेकंड एक ही बात है। ये चालुक्य वंश से संबंधित थे। चालुक्य मतलब सोलंकी वंश से संबंधित थे। ये चालुक्य वंश। एक तो राजधानी अनिल पाटन, शासक का नाम भीमराज सेकंड या मूलराज, और वंश था वो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी कह सकते हैं। अब जो गुजरात पर आक्रमण करता है तो इस समय ये भीम सेकंड या फिर मूलराज सेकंड, ये जो राजा थे ये बहुत छोटी अवस्था में थे, इनकी एज बहुत कम थी। तो इनकी एक संरक्षिका के रूप में इनकी माता थी और उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाता है। उनकी माता का नाम होता है नाहिका देवी, और नाहिका देवी के नेतृत्व में सेना माउंट आबू के पास में दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, इसीलिए इस युद्ध को माउंट आबू का युद्ध भी कहते हैं। माउंट आबू के पास दोनों सेनाएं आमने सामने होने के कारण भीषण युद्ध होता है और इसमें
गौरी हार जाता है और मूलराज की जीत हो जाती है। यानी भीम सेकंड इसमें इस युद्ध में विजयी हो जाता है और गौरी हार जाता है। यहां से हारने के बाद वापस वो गजनी चला जाता है और गजनी जाने के बाद वापस प्लानिंग बनाता है। तो वो 2-3 बार और आक्रमण करता है। 79 से लेके 86 तक वो वापस पंजाब पर आक्रमण करता है, पंजाब को जीतता है। विजय प्राप्त करने के बाद उसका नेक्स्ट आक्रमण होता है, वो होता है त्रैन का युद्ध। हमारा जो पृथ्वीराज चौहान उस समय अजमेर के राजा हुआ करते थे, उन पर ही आक्रमण करता है और वो आक्रमण करता है 1191 के अंदर पहला आक्रमण करता है। और इस त्रैन का युद्ध 1191 में पहला युद्ध लड़ा जाता है त्रैन का। और त्रैन के युद्ध को त्रैन का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि हरियाणा के पास एक तराड़ी नामक स्थान है और जो थानेश्वर के पास स्थित है, उस तराड़ी नामक स्थान के कारण ही इसको त्रैन का युद्ध बोला जाता है। और यहाँ पर दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं और गौरी वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान कह सकते हैं और वो भी पृथ्वीराज थर्ड। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि भाई जो त्रैन का युद्ध लड़ा गया था वो किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो उस समय एक ऑप्शन था कि पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज फोर्थ। तो उसमें पृथ्वीराज थर्ड आंसर होगा, न कि सेकंड या फोर्थ। अब ये पहला युद्ध लड़ा गया और इसमें विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की। इस युद्ध में विजय होती है पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन 1 साल बाद ही वापस वो आक्रमण करता है पृथ्वीराज पर और उससे पहले एक संदेश भिजवाता है, एक दूत भेजता है पृथ्वीराज चौहान के पास कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले और आप मेरी अधीनता स्वीकार करने के बाद आप यहाँ दिल्ली पर शासन कर सकते हैं, उत्तरी भारत पर अधिकार कर सकते हैं। लेकिन उस बात को पृथ्वीराज चौहान एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरा युद्ध लड़ा जाता है त्रैन का, सेकेंड वॉर ऑफ त्रैन। त्रैन का दूसरा युद्ध लड़ा गया और जो पहला युद्ध लड़ा गया था उसका एक कारण था। उस युद्ध का कारण ये था, जो भटिंडा के पास तबर हिंद जो क्षेत्र था उस अधिकार को लेकर युद्ध लड़ा गया था, पहला युद्ध। और दूसरा युद्ध गौरी हार पराजित तो नहीं कर सकता, इसीलिए दूसरा युद्ध लड़ता है। और इसमें गौरी और मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान लड़ते, दोनों आमने सामने लड़ते हैं। और उस समय जो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना होती है उसका सेनापति होता है, वो होता है खांडेराव। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक रूप से पराजय हो जाती है और यहाँ से ये युद्ध जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी। उसके बाद में जब कोई 1-2 बुक्स है वहां पर ऐसे लिखने को मिलता है कि भाई इस युद्ध के बाद में एक बुक है अपनी ताजुल मासीर बुक है, उसमें यह बताया गया है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और बंदी बनाने के बाद उनको अधीनता स्वीकार करवाता है। अधीनता स्वीकार करने के बाद वो कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान अजमेर पर मोहम्मद गौरी के अधीन रहते हुए शासन करता है। और ये बात हसन निजामी लिखता है, हसन निजामी, इसकी किताब है ताजुल मासीर, उसके अंदर ये बात लिखी गई, ताजुल मासीर। एक बात ही कौन सी बुक में लिखी गई है? हसन निजामी की बुक है ताजुल मासीर। उसमें कहा गया है कि भाई जो पृथ्वीराज चौहान को पहले कैद करके अजमेर लाया जाता है और वहां पर गौरी के अधीन उसको कुछ वर्षों तक शासन भी करता है, ऐसी बात इस बुक में लिखी गई है। लेकिन एक मिनहाज उस सिराज की किताब है तबकात नासिरी, उसमें यह लिखा गया है पृथ्वीराज की मृत्यु होती है वो सिरसा के अंदर हो जाती है। और सेकंड वर्ल्ड वार, ये जो त्रैन युद्ध लड़ा गया था, सेकंड युद्ध लड़ा गया था त्रैन का, इस युद्ध के बाद ये तो निर्णायक रूप से सिद्ध हो गया था कि भाई अब उत्तरी भारत है वो उस पर हिंदू शासक राज नहीं करके तुर्क राज करेंगे, मुस्लिम राज करेंगे। वो सेकंड युद्ध के बाद निर्णय हो गया था। ठीक है, अब पूरा भारत के अंदर पहले एक शक्ति थी हिंदू,
वो शक्ति समाप्त हो जाती है। अब मुसलमानों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पूरे भारत पर मुसलमानों का अधिकार हो जाता है, एकमात्र चित्तौड़ को छोड़कर। अब जब सेकंड युद्ध होता है तो उस समय इनके साथ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर भी आते हैं। तो पूछा जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कब भारत आए थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 के अंदर भारत आए थे, गोरी के साथ आए थे। या कौन से युद्ध में पूछा जाए तो तराइन का दूसरा युद्ध। ये दो बातें याद रखनी। अब एक और युद्ध लड़ा जाता है और वो लड़ा जाता है वापस 1194 को लड़ा जाता है, 1194 को लड़ा जाता है और वो लड़ा जाता है चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है। और चंदावर का युद्ध ये युद्ध मोहम्मद गोरी और जयसंध के बीच लड़ा जाता है। जयसंध वही जो कन्नौज का राजा हुआ करता था और कन्नौज उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था और जयसंध इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। गोरी वर्सेस जयसंध, जयसंध इस युद्ध में मारा जाता है। और अब चंदावर के युद्ध के बाद यह भी निर्णय हो गया कि कन्नौज पर कौन अधिकार करेगा, मुस्लिम अधिकार करेंगे और कन्नौज मुसलमानों के अधिकार में चला जाता है। अब जब अपन बात करें चंदावर के युद्ध की बात करते हैं तो चंदावर के युद्ध के बाद यहाँ पर पहले गेहड़वाल नाम के सिक्के चलाए जाते थे। अब उनके कार्यों की बात करते हैं तो कार्यों में सबसे पहले एक बात करें सिक्के चलाए थे तो इन्होंने अपनी देवनागरी भाषा है उसके अंदर मोहम्मद गोरी ने उसी लिपि के अंदर, देवनागरी लिपि के अंदर यहाँ सिक्के चलाए थे। और गेहड़वाल जो पहले यहाँ सिक्के चलते थे उन्हीं सिक्कों पर आधारित सिक्के जारी किए थे। और उस सिक्कों पर क्या होता था, इन सिक्कों को जारी किया था, उन सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी जी का फोटो हुआ करता था, दूसरी तरफ इनके खुद का एक कलीमा होता था, कलीमा खुदा हुआ रहता था। और एक तरफ लक्ष्मी जी एक तरफ कलीमा। और कुछ सिक्के ऐसे भी थे जिस पर देवनागरी लिपि के अंदर इसका खुद का नाम लिखा था, मोहम्मद बिन साम। तो इसने देहलवाल यानी कि गढ़वाल सिक्के जारी किए। एक बात ये, इन सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी जी का फोटो होता था और दूसरी तरफ कालीन खुदवाया, ठीक है। और कुछ सिक्के ऐसे भी थे जिन पर इसकी खुद की उपाधि थी, मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम ये भी अंकित थी। तो पहली बात, कौन से सिक्के जारी किए? गेहड़वाल सिक्के जारी किए। इस पर क्या क्या लिखा होता था? एक तरफ लक्ष्मी जी का फोटो, दूसरी तरफ कालीन खुदा हुआ था और तीसरा मोहम्मद बिन साम अंकित था। और ये किस भाषा के हुए करते थे? तो भाषा पूछे तो भाषा थी देवनागरी लिपि थी देवनागरी। अब एक सवाल कभी पूछा जाता है कि सल्तनत काल के अंदर सबसे पहले देवनागरी लिपि में सिक्के जारी किसने किए? तो वो किए थे मोहम्मद गोरी ने किए थे। और एक बात ये रखना, जब इसने देवनागरी में सिक्के जारी किए और उसमें दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा हुआ करती थी वो हुआ करती थी फारसी हुआ करती थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा। लेकिन फिर भी इसने देवनागरी में सिक्के जारी किए। अब जो एक तो सल्तनत काल का पहला शासक जिसने देवनागरी लिपि में सिक्के जारी किए तो वो था मोहम्मद गोरी। दूसरी बात, उस समय जो दिल्ली की राजभाषा हुआ करती थी वो हुआ करती थी फारसी भाषा हुआ करती थी। अब एक बात और, इसका एक कार्य ये देखें कि जो इक्ता व्यवस्था थी, अपन पढ़ते हैं इक्ता प्रथा, तो वो इक्ता प्रथा भी मोहम्मद गोरी ने स्टार्ट की थी। लेकिन इसको व्यवस्थित रूप से जो आगे बढ़ाने का कार्य किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन जो शुरू की थी इक्ता प्रथा वो मोहम्मद गोरी ने की थी। और दिल्ली थी वो गोरी साम्राज्य की राजधानी कब बनती है? तो वो बनती है 1193 के अंदर बनती है। इससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो इंद्रप्रस्थ थी और वो इंद्रप्रस्थ राजधानी
किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि जब चंद्रावर की युद्ध में जब जीत लेते हैं और मोहम्मद गोरी फिर वापस गजनी चला जाता है और वो पूरा भारत उनका एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप देता है। और फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो 1192 के अंदर वो राजधानी इंद्रप्रस्थ को बना देता है, जो दिल्ली के पास ही स्थित है। शायद उसको उस समय ये पता नहीं था कि ये पांडवों की नगरी है। शायद 1 साल बाद उसको कहीं बुक मिली होगी संस्कृत की, उसमें पढ़ा होगा कि ये पांडवों की नगरी है। भीम का डर लगा होगा तो वो शायद यहाँ से राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली चले जाते हैं, इंद्रप्रस्थ को छोड़ देते हैं। तो ये तो इल्तुतमिश थे, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक थे और गोरी थे, इनको तो छोड़नी स्वाभाविक थी जब खुद कौरव ही भाग जाते हैं या हार जाते हैं। अब बात करें अपन आगे कि वापस वो मोहम्मद गोरी जब गजनी चला जाता है चंद्रावर के युद्ध के बाद जयसंध को हरा कर, और उसके बाद वापस वो आता है 1205 के अंदर वापस आता है। और वो आता है खोखरों को दंडित करने के लिए आता है, खोखरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आता है। और इस युद्ध में खोखरों का युद्ध कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस युद्ध के अंदर वो खुद स्वयं घायल हो जाता है, ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं, और 1200 में इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी की। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं और कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 1206 के अंदर दमियक नामक स्थान पर ये मोहम्मद गोरी नमाज पढ़ता है, और नमाज पढ़ते हुए पीछे से कुछ सिया वंश के और कुछ खोखरों के विरोधी थे, उन्होंने इसकी हत्या कर दी। अब एक दिल्ली की बात करते हैं, तो सामान्य जानकारी के तौर पर पढ़े तो दिल्ली थी, दिल्ली का पहले नाम दिल्ली हुआ करता था। दिल्ली का मतलब समझते हैं, दिल्ली ढीला डाला व्यक्ति, तो वैसे ही वो राजधानी दिल्ली डाली थी, तो शायद हो सकता है उसी के नाम पर दिल्ली रखा होगा। या फिर एक और नाम मिलता है, वो मिलता है दिल्लीस। ये जो दो नाम है ये तो मिलते हैं पृथ्वीराज जो रासो है उसके अंदर, पृथ्वीराज रासो के अंदर। और एक और नाम मिलता है जो योगिनीपुर नाम है, और योगिनीपुर नाम एक और दिल्ली का नाम योगिनीपुर। ये जो एक और नाम मिलता है वो मिलता है एक पालम बावली अभिलेख है जो 1276 का अभिलेख है, उसके अंदर मिलता है पालम बावली अभिलेख जो 1276 का है। उसमें ये जानकारी मिलती है कि जो दिल्ली का नाम है वो योगिनीपुर है, और पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि दिल्ली है वो दिल्ली का नाम है। अब आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था, जो 1208 में दास्ता से मुक्त होता है मोहम्मद गोरी के भतीजे से, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं उसको, या फिर गुलाम वंश की स्थापना वो करता है। तो वो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और कुछ कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया हो या कुछ ना हो, कुछ सवाल है आपके पास, कुछ प्रश्न है तो उनका आंसर जानना है, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरा जो चैनल है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों को ये वीडियो बताएं और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद। हाँ, एक बात और कि आपको पीडीएफ किसी को जरूरत हो तो वो पहले मैसेज जरूर करें, और उस मैसेज के माध्यम से ये पीडीएफ आपको मैं जो पीडीएफ होगी वो मेरा जो टेलीग्राम लिंक है स्फीयर स्टडी पॉइंट, उस पर जरूर डालता हूँ। और ये जो टेलीग्राम लिंक है आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी वहाँ आपको मिलेगी, और टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, फेसबुक लिंक भी मिलेगा, और पीडीएफ लिंक वहीं से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी को नोट्स की जरूरत हो तो। धन्यवाद।